गुड मॉर्निंग आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विजय बेटा खुश रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कल अपन ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बात करी थी लास्ट क्लास में, और आज की क्लास का होमवर्क मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। वैसे क्लास का होमवर्क हम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में देते हैं, लेकिन आज की क्लास का होमवर्क आपको लास्ट में मिलेगा, राइट। तो बहुत सारी डेफिनेशंस पे बात हुई, लेकिन अगर पूरी थर्मोकेमिस्ट्री को सम अप करना चाहो तो मेरे उस 3 पॉइंट में सम अप कर सकते हो क्या। सबसे पहला पॉइंट, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। अगर कभी थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल आता है, डेल्टा एच रिएक्शन पूछता है, ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन पूछता है, तो अपने को यही अपने आप से पूछना है कि जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो, फिर सोचो कि फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। फॉर्मूला कब लगाना है? अगर डाटा फॉर्मेशन का दे रखा है, अगर डाटा कंबशन का दे रखा है, अगर डाटा बॉन्ड एनर्जी का दे रखा है, तो आपको लगाना है फॉर्मूला, नहीं तो लगाना है दिमाग। सर दिमाग लगाने का मतलब क्या होता है? दिमाग लगाने का मतलब होता है जो आपसे पूछा है सोचो, जो दिया है से कैसे बनाए, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज आपके सामने एक नई इंथैल्पी है जिसका नाम है हीट ऑफ ट्रांजिशन। मतलब काम की इंथैल्पी तो हो गई यार, फॉर्मेशन हो गया, कंबस्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एक आता है बॉन्ड एनर्जी। बाकी सब जो ये बीच में आते हैं ना, ये सब ऐसे ही, मतलब बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। क्या सारी डेफिनेशन डिफाइन है 1 मोल के लिए। अब ये ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब 1 मोल सब्सटेंस का ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब किसी दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। मतलब मान लीजिए हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, तो कार्बन ग्रेफाइट अपने किसी दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। जब ये अपने दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डायमंड, तो भाई एक प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी का चेंज है वही हीट ऑफ ट्रांजिशन। बस अगर आपको ये नहीं पता होता तब भी आप यही करते। कल को मैंने आपसे सवाल पूछा होता, कैलकुलेट हीट चेंज ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, तो आप क्या करते? जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो, फिर जो डाटा दिया उसके हिसाब से सोचो कि फॉर्मूला लगाएं, दिमाग लगाएं। हाँ, मैंने आपको नाम लेके बता दिया कि भाई ये ट्रांजिशन होता है जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्जन होता है। इस प्रोसेस का जो एनर्जी का चेंज है वही एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है। जो ट्रांजिशन है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन के बाद जो बन रहा है वो स्टेबल है कि नहीं, राइट। तो डिपेंड ये करता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल का ट्रांजिशन हो रहा है कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल का ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब ट्रांजिशन मोर स्टेबल से लेस स्टेबल का होगा या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल का होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कभी एनर्जी रिलीज तो कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। यानी कि जो ये ट्रांजिशन होता है वो कभी एक्सोथर्मिक तो एंडोथर्मिक होता है। आइए इसे हमें सवाल के माध्यम से समझते हैं। बच्चों अपने सामने पहली रिएक्शन दे रखी है, रोम्बिक प्लस O2 से बना SO2 गैस, एस मोनोक्लिनिक प्लस O2 से बना SO2 गैस। पहली रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है, राइट। अगर कोई बच्चा ध्यान से इस रिएक्शन को पहचानने की कोशिश करता है तो समझ जाता है यार सल्फर की रिएक्शन हुई है O2 के साथ और यहाँ पे SO2 बना है, हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है। सल्फर का जो ऑक्साइड है दैट इज SO2 बहुत स्टेबल ऑक्साइड है ना। मतलब सल्फर के स्टेबल ऑक्साइड्स में जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है वो है SO2। तो ये अपने सामने रिएक्शन दे रखी है। अब इन दोनों रिएक्शन से अपने से पूछा है इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, राइट। तो हमेशा एक ही रूल पे हमने पूरी थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ा और मैं फिर वही रूल रिपीट करता हूं, क्या? जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। हमसे क्या पूछा है? सर हमसे पूछा है रोम्बिक से मोनोक्लिनिक का ट्रांजिशन। सर हमसे पूछा है सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक में कितनी एनर्जी का चेंज होगा। सबसे पहले जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो, फिर अपने आप से पूछो कि फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। अगर आप समझ गए हो रिएक्शन दे रखी है, वो कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो दिमाग लगाओ। सर दिमाग लगाने का मतलब क्या होता है? जो पूछा गया है, मतलब जो आपने लिखा है, जो पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाए।
अपने को इधर रोम्बिक चाहिए और इधर मोनोक्लिनिक चाहिए। सभी बच्चे समझ गए सर, रिएक्शन नंबर 1 रिएक्शन नंबर 2 को माइनस कर दो, सारा का सारा कट जाएगा, मोनोक्लिनिक उधर चला जाएगा, हमें जो रिएक्शन चाहिए थी मिल जाएगा। जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। तो जैसे ही आपने रिएक्शन को माइनस किया, डेल्टा एच भी माइनस होगा और आपके सामने आंसर आ गया +3 किलो जूल। हमने इसमें क्या किया सर? वही जो हम करते आ रहे थे। क्या? सबसे पहले रिएक्शन लिखो जो हमसे पूछा है, फिर अपने आप से पूछो कि फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। फॉर्मूला केवल 3 केस में लगाना, नहीं तो दिमाग लगाना। सर दिमाग लगाने का मतलब क्या है? दिमाग लगाने का मतलब है कि जो पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है कैसे बनाए, फिर जैसा रिएक्शन के साथ बच्चों वैसा डेल्टा एच के साथ। क्लियर? इसी प्रकार से हमने आपके सामने एक नई इंथैल्पी को डिफाइन किया जिसका नाम है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये जो हाइड्रेशन है वो आयन वाला हाइड्रेशन नहीं। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आयन का हाइड्रेशन, जैसे आयन का हाइड्रेशन, Na प्लस का हाइड्रेशन, K प्लस, ये आयन का हाइड्रेशन नहीं। यहां पे हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के हाइड्रेशन की, राइट? थर्मोकेमिस्ट्री में जब मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन डिफाइन करके बता रहा हूं तो मैं सॉल्ट के हाइड्रेशन की बात कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ही अपने साथ जोड़ते हैं, उसे उनका हाइड्रेट फॉर्म कहते हैं। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है CuSO4.5H2। ये कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म है, राइट? आप सभी ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हमारे सामने चूना पत्थर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, हम उसमें जैसे थोड़ा सा पानी मिलाएं, ये थोड़ा सा कुछ छींटे पानी की डाले तो करके ऐसी आवाज आती है जैसे कोई एनर्जी रिलीज हुई हो। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही सॉल्ट में आप वाटर ऐड करते हैं तो सॉल्ट सबसे पहले अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री कहता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है व्हेन 1 मोल, फिर से 1 मोल, सारी डेफिनेशन में थी 1 मोल, यहां पर भी है 1 मोल, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, गौर करिएगा 1 मोल होना चाहिए एनहाइड्रस सॉल्ट का होना चाहिए। When 1 mole of anhydrous salt combines with required number of moles of water, combines with required number of moles of water to convert into hydrated form, यहां पे जो hydrated form convert हुआ ये अभी भी salt है। मतलब पानी मिलाने से ऐसा नहीं हुआ कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, नहीं, वो अभी भी सॉल्ट है। हाँ, बस फर्क इतना है कि अब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। आओ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, तो जिंक सल्फेट का 1 मोल लो, 1 मोल, उसमें भी उसे एनहाइड्रस लो। एनहाइड्रस लो इसका मतलब उसमें एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो। ZnSO4.H2O सॉलिड नहीं चलेगा, ZnSO4.2H2O सॉलिड नहीं चलेगा, एक भी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है वो नहीं चलेगा। डेफिनेशन कहती है उसका 1 मोल होना चाहिए, इसके 2 मोल 3 मोल नहीं चलेगा। किसी भी सॉल्ट के 1 मोल का एनहाइड्रस फॉर्म में उतने ही पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई जाए जितने का उसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनता है। मतलब हमें पता है कि ZnSO4 का जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो है ZnSO4.7H2। तो मैं इसकी रिएक्शन एग्जैक्टली 7H2 से कराऊंगा, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। मतलब अगर रिएक्शन ऐसे लिखी होती 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ वाटर, तो बनता ZnSO4.7H2O और साथ में 3 मोल पानी बच जाता। तो थर्मोकेमिस्ट्री कहता है ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। हाँ, ये कोई रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन बैलेंस है, हो सकती है, इस रिएक्शन में कोई एनर्जी का चेंज है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। हाइड्रेशन तभी डिफाइन होता है जब सॉल्ट का 1 मोल हो, वो एनहाइड्रस हो और उतने ही पानी से रिएक्शन करे जितने का हाइड्रेटेड फॉर्म बनता है, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। मतलब अगर बच्चों आप समझ गए हैं तो आप सबको मुझे जवाब देना है इनमें से कौन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कौन नहीं। हमने लिखा CuSO4 का 1 मोल और CuSO4 एक्वस प्लस 5H2O से रिएक्शन कराई तो बनता है CuSO4.5H2O एक्वस। क्या ये बच्चों इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेदर दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो आप सबका जवाब मेरे सामने आ चुका है, जी नहीं सर, दिस इज नॉट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
मैंने कहा क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे एक्वस है, ये एनहाइड्रस होना चाहिए और एनहाइड्रस नहीं है, इसलिए ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अगर आप सब समझ गए तो आपसे मैं अगला सवाल पूछता हूं। मान लीजिए हमारे सामने कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस फॉर्म है। ऑल राइट सर, हमने इसे वाटर से रिएक्शन करा दी, खूब सारा पानी है, जम के पानी है, पूरे टैंक में मिला दिया अपन ने। हमने बनाया रिएक्शन करा के CuSO4.5H2O एक्वस। क्या अभी ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या अभी ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत सही, आप सब समझ गए कि नहीं सर, ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। क्यों? एक मोल तो है, एनहाइड्रस तो है। सर एक मोल होना, एनहाइड्रस होना एक कंडीशन है, उसे उतने ही वाटर से रिएक्शन करना है जितने से उसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनता है। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर अपन ऐसा करते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। हमने लिखा कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉलिड, मतलब एक मोल सॉल्ट का है, एनहाइड्रस है। हमने रिएक्शन एग्जैक्टली 5 पानी के मॉलिक्यूल से कराए, तो 18 5 90, मतलब 90 ग्राम पानी से कराए, राइट? 90 ग्राम पानी से कराए तो इसका सॉल्ट बनता है CuSO4.5H2O aqueous। क्या अब ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? Whether this is representing enthalpy of hydration, जैसे मैं कहता हूं तो 95% बच्चे कहते हैं सर जी हाँ, ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन बच्चों आप गलत हैं, ये भी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सर क्यों? एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट होना चाहिए, हाइड्रेशन के बाद जो बनता है वो सॉल्यूशन नहीं बनता। एक्वस कहने का मतलब है वो पानी के रंग में रंग गया, उसका फेज पानी का हो गया। अरे पानी का फेज नहीं होता, वो सॉल्ट ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म सॉल्ट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये भी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो वही वाली बात है, मैंने इन सभी सवालों के माध्यम से आपको यही बताया कि जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो तभी डिफाइन होता है जब सॉल्ट का एक मोल हो, उसमें एनहाइड्रस फॉर्म हो और वो उतने ही पानी से रिएक्शन करे जितने से उसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनता है, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, आज आपने हमें बताया ZnSO4.7H2 उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, सर आपने हमें बताया कि कॉपर सल्फेट का CuSO4.5H2 उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, सर क्या ये हमें याद करना होगा? जी हाँ बच्चों, आपको याद करना होगा। एक्चुअल में याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे सॉल्ट पढ़ते हो ना, तो वहां सारी कहानी आती है, तो आपको याद हो जाता है। तो घबराओ नहीं, आज मैंने आपको बता दिया। हाँ, अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो वहां साफ लिखा रहेगा, बगल में लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना अच्छा इसका ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, राइट? ये जो मैंने आपके सामने बनाया, इसे हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। वहीं पर एक दूसरी एनर्जी है, एक दूसरी हीट है जिसका नाम है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन हीट ऑफ हाइड्रेशन से डिफरेंट है। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट बना, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट बना, बना सॉल्ट है पर हाइड्रेटेड बना। और सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन बना। अच्छा, मतलब हमने जब सॉल्ट को पानी में मिलाया तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बना। और सॉल्यूशन बनने का मतलब बच्चों आप समझते हैं, सॉल्यूशन बनने का मतलब है कि वो पानी के रंग में रंग गया। नमक जो कि सॉलिड था, जैसे हमने पानी में मिला के उसका सॉल्यूशन बनाया, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें देखने में एक नजर आया। ऐसा लगता है कि दोनों का फेज एक है, लेकिन जो सॉल्ट था वो सॉलिड है, सॉलिड रहेगा। कहने का मतलब क्या है? इसी चीज को थर्मोकेमिस्ट्री ऐसे कहता है, जब एक मोल सॉल्ट का, हेलो, आज सॉल्यूशन डिफाइन करते समय हमने 1 मोल एनहाइड्रस नहीं बोला, लेकिन हाइड्रेशन में क्या बोला था? 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट। आज डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, राइट? चाहे वो हाइड्रेटेड है, चाहे वो एनहाइड्रस है, कुछ भी चलेगा, बशर्ते होना कितना चाहिए? 1 मोल। मतलब क्या कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होगा? होगा। क्या CuSO4.2H2O के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होगा? होगा। क्या 2 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होगा? नहीं सर, अब नहीं होगा। एनहाइड्रस चलेगा, हाइड्रेटेड चलेगा, फुल हो चलेगा, हाफ हाइड्रेटेड हो चलेगा। मतलब कॉपर सल्फेट का फुली हाइड्रेटेड फॉर्म है सर, वो भी चलेगा,
लेकिन 2 मोल नहीं चलेगा, मोल तो एक ही होना चाहिए। ओके ठीक है। हीट ऑफ सॉल्यूशन कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, इज डिसॉल्व्ड इन सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब उसे इतने पानी में मिला दो कि और पानी मिलाने से एनर्जी का चेंज नहीं हो। इसे समझते हैं। इमेजिन करो अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है यानी चूना पत्थर है, राइट? हमने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, करके ऐसी आवाज निकलती है जैसे धुआं उठा, है ना? तो थोड़ा पानी निकाला, थोड़ा सा धुआं उठा, और पानी मिलाया, और धुआं उठा, और पानी मिलाया, करते करते ऐसा होता है आप उसमें 1 बकेट, 2 बकेट, 3 बकेट, 4 बकेट पानी मिला दो। तो इतना पानी मिला दो कि किसी प्रकार की एनर्जी का चेंज नहीं। सर ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है कि वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए, वो पूरी तरीके से घुल जाए। जब सॉल्ट पहली बार पानी से रिएक्शन करता है तो हाइड्रेट होता है, पानी से इंटरेक्शन करके एनर्जी का चेंज होता है। लेकिन जब वाटर एक्सेस में होता है, इतना होता है कि एनर्जी का चेंज होना बंद हो जाता है, वहीं पर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होता है। क्लियर? तो फिर से पढ़ते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। When 1 mole of a substance is dissolved in such a large volume of solvent such that further addition of solvent does not produce any more heat change. ये कहने का मतलब ये है कि आपने कॉपर सल्फेट में एक पानी मिलाया तो हीट का चेंज हुआ, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड। 2 पानी मिलाया, हाइड्रेशन हुआ, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड। 3 पानी मिलाया, नॉट डिफाइंड। 4 पानी मिलाया, नॉट डिफाइंड। इतना ज्यादा पानी हो, इतना ज्यादा सॉल्वेंट हो कि किसी एनर्जी का चेंज नहीं हो, तो हम लोग इतने ज्यादा पानी को लिखने के लिए सिंपली लिख देते हैं एक्वस। एक्वस लिखते हैं या लिख देते हैं H2O इन एक्सेस, ये बताने के लिए कि सॉल्वेंट बहुत एक्सेस में है, कम नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? हीट ऑफ सॉल्यूशन when 1 mole of a substance is dissolved in such a large volume of solvent such that further addition of solvent does not produce any more heat change is called heat of solution. इसे एक एग्जांपल से समझें तो हमारे सामने ZnSO4 का एनहाइड्रस फॉर्म है, उसे हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, और जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो वाटर यहाँ पे एक्सेस में, एग्जैक्टली उतना ही होता जितने से हाइड्रेटेड फॉर्म बनता, मतलब 7। तो कौन सी एनर्जी डिफाइन होती? हीट ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन आज पानी यहाँ पे एग्जैक्टली 7 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक्सेस में है। तो नाउ द टर्म डिफाइंड विल बी हीट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, गौर करना, सॉल्ट लेके चले थे, जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनता है, यहां लिखते हैं एक्वस। क्या लिखते हैं बच्चों? एक्वस। मतलब इसे मैं ऐसे समझाता हूं बच्चों, कॉपर सल्फेट प्लस एक्वस से बन गया CuSO4 एक्वस। क्या ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? जी हाँ सर, ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। क्या ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है? नहीं सर, ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के लिए कितने पानी चाहिए? 5। और यहां सॉल्यूशन नहीं बनता, यहां बनता है .5H2 सॉलिड, यानी कि सॉल्ट। बच्चों अगर आप समझ गए तो अब आप मुझे जवाब देना। CuSO4.2H2 सॉलिड प्लस एक्वस से बना CuSO4 एक्वस, क्या ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? क्या सब्सटेंस का 1 मोल है? जी हाँ, सब्सटेंस का 1 मोल है। क्या पानी एक्सेस में है? जी हाँ, पानी एक्सेस में है। क्या CuSO4 एक्वस बना? जी हाँ, एक्वस बना, यानी कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? हाँ है। क्या हाइड्रेशन है? नहीं सर, हाइड्रेशन नहीं है। 2CuSO4 प्लस एक्वस से बना CuSO4 एक्वस, 2CuSO4 एक्वस, क्या ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? अगला वाला, क्या ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? नहीं सर, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्यों नहीं है सर? क्योंकि 2 मोल है। क्या ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है? सर हाइड्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, हाइड्रेशन नहीं है। CuSO4.5H2O प्लस एक्वस से हमने बना दिया CuSO4 एक्वस। गौर करिएगा, जब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होता है तो लास्ट राइट हैंड साइड में जो हम सॉल्ट लिखते हैं, वो सॉल्ट का ओरिजिनल फॉर्म साथ में एक्वस लिखते हैं। एक्वस लिखने का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन बन चुका है, वो पानी में सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है, राइट? क्या इसके लिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होगा? For this fourth reaction, whether enthalpy of solution will define exactly. Salt का 1 मोल है, हाँ है। हमने कब कहा कि एनहाइड्रस होना चाहिए? कोई जरूरत थोड़ी है। आज हाइड्रेटेड है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। तो CuSO4.5H2O प्लस एक्वस CuSO4 एक्वस, क्या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होगा? होगा। क्या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा? जी सर, नहीं होगा। इज दिस क्लियर? मेरा अगला सवाल आप सबसे बच्चों है, सबको सही जवाब देना है। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ZnSO4 solid प्लस 10H2O से बना ZnSO4 aqueous,
क्या ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, क्या ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड द करेक्ट आंसर इज जी नहीं सर, ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं फिर आपको याद दिला दूं, सॉल्यूशन लिखते समय वाटर एक्सेस में होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लिखते। 10 20 30 40 नंबर नहीं लिखा जाता, एक्सेस में लिखा जाता है। हाँ, आप मुझसे कह सकते हो सर क्या पता 7 के बाद एनर्जी रिलीज ना हो। अरे नहीं पता तो मत बात करो, हम डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने मन मुताबिक नहीं चल रहे। हमारे हिसाब से रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी, रिएक्शन वैसे लिखी जाएगी जैसे थर्मोकेमिस्ट्री लिखने को कह रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि हमने लिखा ZnSO4 सॉलिड प्लस 10H2O, तो 10H2O जैसे लिखा मतलब लिमिटेड है, मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी नहीं है। ये जो रिएक्शन है ना तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा, ना तो हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा। सारी बातों की एक बात, जब हाइड्रेशन लिखेंगे 1 मोल, सॉल्यूशन लिखेंगे 1 मोल। जब हाइड्रेशन लिखेंगे तो एनहाइड्रस होना चाहिए, सॉल्यूशन लिखेंगे कुछ भी चलेगा। जब हाइड्रेशन लिखेंगे तो इधर भी सॉल्ट है, इधर भी सॉल्ट है, इधर भी सॉलिड है, इधर भी सॉलिड है, बस फर्क इतना है हाइड्रेटेड है। लेकिन जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन में इधर हम क्या लिखते हैं? एक्वस। क्या लिखते हैं? एक्वस। आओ इसी चीज को हम अच्छे से समझते हैं एक न्यूमेरिकल की मदद से, राइट? आप सबके सामने एक सवाल है, मुझे आपका ध्यान चाहिए। द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज -20 किलो कैलोरी पर मोल। हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है CuSO4.5H2O का। क्या दे रखा है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछा है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। पूरी थर्मोकेमिस्ट्री मेरे एक ही रूल से बनी है, वो क्या? जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। हमसे क्या पूछा है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलो हाइड्रेशन की रिएक्शन लिखते हैं, तो CuSO4 हाइड्रेशन की रिएक्शन लिखते हैं CuSO4 प्लस, सॉरी, हाइड्रेशन की रिएक्शन यानी लिखिए, मैं लिख देता हूं। हाइड्रेशन की रिएक्शन लिखते हैं CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O। सर आपको कैसे पता चला 5H2O? सवाल में हिंट दे रखा है, इसी का उपयोग करना है, राइट? तो CuSO4 प्लस 5H2O से बनेगा CuSO4.5H2O सॉलिड। हमसे जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो, फिर अपने आप से पूछो फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। सर फॉर्मूला तो 3 जगह लगता है, बिल्कुल सही। जब फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, कंबशन का डाटा दिया हो, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो। क्या फॉर्मेशन डाटा दिया है? ना। क्या कंबशन डाटा दिया है? ना। क्या बॉन्ड एनर्जी डाटा दिया है? ना। तो क्या लगा है? दिमाग। और दिमाग लगाने के लिए अपने को सोचना पड़ता है, जो पूछा है जो दिया है से कैसे लिखे। मतलब जब जब दिमाग लगाना है तो आपके पास रिएक्शन तो होनी चाहिए यार। पहली रिएक्शन लिख ली, अब दूसरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो दूसरी रिएक्शन क्या है बच्चों? सॉल्यूशन की। तो कॉपर सल्फेट प्लस एक्वस से क्या बना? CuSO4 एक्वस। इसका डेल्टा सोल्यूशन दे रखा है -20। उसी प्रकार से दूसरे का लिख लिया। हमारे सामने रिएक्शन नंबर 1 आ चुकी है, हमारे सामने रिएक्शन नंबर 2 आ चुकी है, रिएक्शन नंबर 3 हमें ऑप्टेट करना है। आज फॉर्मूला नहीं लगा सकते, दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने का मतलब है जो पूछा है, जो पूछा है सोचो, जो दिया है दिस इज गिवन, जो पूछा है दिस इज आस्क, जो पूछा है सोचो, जो दिया है से कैसे बनाए। ये है रिएक्शन नंबर 1, ये है रिएक्शन नंबर 2। बच्चों अगर दोनों को माइनस कर दे, मुझे ऐसा लग रहा ऊपर वाली रिएक्शन मिल जाती है। अरे यार माइनस करोगे तो माइनस 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 ना, कैंसिल कैंसिल। आपको क्या मिलेगा? CuSO4 सॉलिड से क्या मिल रहा? CuSO4.5H2O। हाँ, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर एक्वस एक्वस कट गया तो सर पानी तो नहीं आएगा ना? बेटा एक्वस एक्सेस में है यार, जब एक्सेस में है तो उसकी चिंता नहीं की जाती है, वो सफिशिएंट है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि एक्वस एक्वस कैंसिल हो रहा है, एक्सेस में है, उसको मन मुताबिक 5 मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 एंड द करेक्ट आंसर इज -23 किलो कैलोरी। कितने बच्चों को समझ में आया? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड। तो ये जो सवाल था इसमें मैंने आपको फिर वही कंसेप्ट रिपीट किया जो मैं पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में कह रहा हूं। अगर हो सके तो एक बार मेरे साथ बोलना। जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। जो पूछा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो, फिर अपने आप से पूछो फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। अगर फॉर्मेशन का डाटा हो, अगर कंबशन का डाटा हो, अगर बॉन्ड एनर्जी का डाटा हो तो फॉर्मूला लगाना। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो दिमाग लगाना, और दिमाग लगाने के लिए रिएक्शन में पता होनी चाहिए। फिर सोचो जो पूछा है, जो दिया है से कैसे लिखे, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। ऑलराइट। तो बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रेशन होता है वो सदैव एक्सोथर्मिक होता है। मतलब जब भी हाइड्रेशन होगा वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है, कभी एक्सोथर्मिक तो कभी एंडोथर्मिक होता है। इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर में एक बार फिर से देख लेना यार, है ना, वहां आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ऑलराइट। ये जो हमारे सामने सवाल था, तो इस सवाल को अपन ने समझा कैसे करना है। बस खेल इसी का है कि आप रिएक्शन लिख पाते हो कि नहीं। अगर रिएक्शन लिख लिया तो सवाल में कुछ नहीं बचा, रिएक्शन नहीं लिख पाए तभी सवाल टफ हो जाता है, और रिएक्शन अपने मन से नहीं लिखना होता, डेफिनेशन से लिखना होता है। क्लियर? तो आइए आपके सामने डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट हीट जिसका नाम है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हीट ऑफ फ्यूजन। आप सब इसे जानते हो पहले से यार। 1 मोल सॉलिड से लिक्विड बना दो, उस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज होता है वही होता है हीट ऑफ फ्यूजन। बताने की आवश्यकता क्या, कोई जरूरत नहीं सर। आप जानते हो 1 मोल होना चाहिए सर, वो तो पूरी डेफिनेशन में 1 मोल था, यहां भी 1 मोल। सो व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। जैसे मैंने रिक्वायर्ड बोला आप सब समझ गए, एनर्जी चाहिए। सॉलिड से लिक्विड बनाना तो एनर्जी चाहिए यार, आप सबको पता है दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तो 1 मोल H2 सॉलिड से 1 मोल H2 लिक्विड जो बनता है, उस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज होता है वही डेल्टा H फ्यूजन होता है। तो अगर आप समझ गए तो सोचो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा। सोचो 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 पहले। सर वेपर बनाना है तो लिक्विड से वेपर बनाना है, लेकिन 1 मोल, तो 1 मोल लिक्विड टू 1 मोल गैस, ये जो प्रोसेस में एनर्जी का चेंज है वही डेल्टा एच वेपराइजेशन है, बशर्ते 1 मोल होना चाहिए। सर वो तो पूरी डेफिनेशन में। हाँ, जब जब डेल्टा एच निकालते हो तब तब 1 मोल के लिए ही डिफाइन होता है सभी रिएक्शन का डेल्टा एच। इज दिस क्लियर? उसी प्रकार से फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया। सोचो नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड, वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस। तो बच्चों सब्लिमेशन में, बोलो बोलो, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस। 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस। इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन। ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है। ऑब्वियस सी बात है सर, सॉलिड से गैस बनाना है तो एंडोथर्मिक। जतिन बेटा, हमारी जितनी डेफिनेशन है, डेल्टा एच डिफाइन ही 1 मोल के लिए होता है। डेल्टा एच डिफाइन ही 1 मोल के लिए होता है। जो लोग थर्मोकेमिस्ट्री को बना रहे थे उन्होंने ऐसे ही बनाया, उनसे जाके पूछो आखिर ऐसा क्यों बनाया। डिफाइन ऐसे ही है, चीजें बनाई ही ऐसे गई हैं, डेल्टा एच पर मोल में ही डिफाइन होता है। आपको याद होना चाहिए, याद जल्दी जल्दी होता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनो यार, पहले डेफिनेशन को याद तो करो। होता क्या है ना, जब हम चीजों को किसी लॉजिक से समझ रहे हैं तो उस लॉजिक से ही समझना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना होता। मींस टू से, मैंने कहा फ्यूजन डिफाइन तब होता है, अब मैं बोल रहा हूं डिफाइन तब होता है, तो बच्चा कह रहा है सर क्यों होता है। नो, समटाइम्स देयर आर सम कन्वेंशन, देयर आर सम रूल वी हैव टू फॉलो। हाँ, साइंस लॉजिक की चीज है, बट कभी कभी कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है, और जब रूल को फॉलो करना होता है तो रूल के पीछे एक वजह होती है, बट वजह नहीं सोचो, उसे एक्सेप्ट करो। मतलब सर डेल्टा एच हमेशा 1 मोल के लिए क्यों डिफाइन है, पहले एक्सेप्ट करो, हाँ 1 मोल के लिए डिफाइन है, उससे वो चीजें आसान लगने लगती हैं। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे सामने हीट ऑफ एटमाइजेशन, राइट। पहले इसका मतलब अपने अपने हिसाब सोच लेते हैं। सर एटम बनाना होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन, एटम बनाना होगा। इतना सोचा तो आपने हीट ऑफ एटमाइजेशन को कुछ न जाना। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन, जरा सुनिएगा। थर्मोकेमिस्ट्री कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो बशर्ते 1 मोल हो। अरे वो तो सब डेफिनेशन में।
एक मोल स्टेबल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने की जो एनर्जी होती है वही हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है। आओ इसे एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मेरे पास CO2 है, CO2 में उसके एटम में तोड़ना है या उसको उसके कांस्टेंट एटम में तोड़ना है, तो मुझे आप बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? चलो छोड़ो यार, बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? बॉन्ड तोड़ना में एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? जब बॉन्ड तोड़ना है, चलो छोड़ो, हमें इस पेन को तोड़ना है, तो पेन को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? सर देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड के तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी जब देनी पड़ती है मतलब वो एंडोथर्मिक होता है। तो हमें जब एटम बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब कैसा प्रोसेस हुआ? एंडोथर्मिक। लिसन केयरफुली, हमारे सामने लिखा है हाफ H2 गैस से बना 1H गैस। कितने एटम बने? 1H। गौर करना, एटम 1 मोल नहीं बनने चाहिए। जिस सब्सटेंस को डिसोसिएट कर रहे हो वो सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए। मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली उसी डेफिनेशन के हिसाब से फॉलो करो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम। क्या हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है? नहीं है। जब हाइड्रोजन गैस का 1 मोल नहीं है तो क्या ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? नहीं है। एटमाइजेशन तो तब डिफाइन होगा जब इसका 1 मोल होगा और 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में तोड़ा होगा। हेलो, जो होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए। गैस हो नॉट नेसेसरी, गैस हो नॉट नेसेसरी, लेकिन जो एटम बना है, जो एटम बना है वो गैस में ही होना चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही डिफाइन करी है हीट ऑफ एटमाइजेशन को। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस। सब्सटेंस कितना होना चाहिए? 1 मोल। पहले रिएक्शन कितना था? हाफ मोल। तो डेल्टा एटमाइजेशन डिफाइन नहीं होगा। लेकिन दूसरी रिएक्शन में कितने मोल है? 1 मोल। 1 मोल H2 को हमने तोड़े उसके एटम्स में, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन में तोड़ा और गैसियस फॉर्म में तोड़ा टू डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम्स। मतलब ये जो अगली रिएक्शन आपके सामने लिखी है, हाफ Cl2 गैस से बना 1 Cl गैस, क्या ये डेल्टा H एटमाइजेशन है? जी नहीं सर, नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें इसके हाफ मोल। कितने मोल होने चाहिए? 1 मोल। क्या ये डेल्टा H एटमाइजेशन है? जी हाँ सर, ये डेल्टा H एटमाइजेशन है क्योंकि Cl2 का 1 मोल है और वो अपने गैसियस एटम में टूटा है। क्लियर? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए पर टूटा अपने गैसियस एटम में होना चाहिए। राइट? जैसे लिखा है H2 गैस से बना 2H गैस प्लस O गैस। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या यहां पे जो ये रिएक्शन लिखी है ये डेल्टा H एटमाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये डेल्टा H एटमाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, एक एक पॉइंट्स को मैच कराओ। क्या ये मैच हो रहा है? क्या 1 मोल सब्सटेंस है? क्या वो अपने गैसियस एटम में टूटा है? टूटा है। इसमें कितने एटम है सर? 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। तो वो किस में टूटे हैं? सब अपने एटम में। तो 2H गैस प्लस O गैस, क्या ये डेल्टा H एटमाइजेशन है? बेशक ये डेल्टा H एटमाइजेशन है। जी हाँ, दिस रिप्रेजेंट डेल्टा H एटमाइजेशन। अगर आप समझ गए तो अगला सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। मेरे सामने है H2O गैस, इसका डिसोसिएशन हुआ तो लेट से बना 2H प्लस प्लस O2 माइनस गैस गैस। क्या ये डेल्टा H एटमाइजेशन है? Whether this is the delta H atomization, whether this is the delta H atomization, बोलो, whether this is the delta H atomization। बहुत सही, आप सब समझ गए। जी नहीं सर, ये डेल्टा H एटमाइजेशन नहीं है। ये डेल्टा H एटमाइजेशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Why this is not delta H एटमाइजेशन? क्योंकि डेफिनेशन को पढ़ो ना यार, इनटू गैसियस एटम। कन्वर्ट किसमें करना है? गैसियस एटम में। लेकिन यहां क्या है? आयन, और आयन है, इसका मतलब डेल्टा एटमाइजेशन नहीं है। क्लियर? अगर आप समझ गए बच्चों तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सब मुझे बताओगे। Na सॉलिड से हमने लिखा Na गैस, Na सॉलिड से Na गैस, क्या इसे हम डेल्टा H एटमाइजेशन बोलेंगे? क्या इसे हम डेल्टा H एटमाइजेशन बोलेंगे? बोलो ना। क्या इसे हम, डेफिनेशन को पढ़ो ना। 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस, हाँ है। उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ, हाँ है। आप अपना दिमाग क्यों लगाते हो? एक बच्चा लिख रहा है सर ये सब्लिमेशन है। अरे तो मैंने कब बोला सब्लिमेशन एक रिएक्शन नहीं है?
मैंने कब बोला कि एक रिएक्शन दूसरा नहीं हो सकता? क्या फॉर्मेशन कंबस्शन नहीं होता था? क्या कंबस्शन फॉर्मेशन नहीं होता था? क्या सब्लिमेशन एटमाइजेशन नहीं हो सकता? हो सकता है। आप तो डेफिनेशन पे जाओ यार, अपना दिमाग नहीं लगाओ, आप डेफिनेशन पे जाओ। व्हाट इज डेफिनेशन? एक मोल स्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, हाँ है। गैसियस एटम में कन्वर्ट होना चाहिए, हाँ हुआ है। इसका मतलब क्या ये डेल्टा एच एटमाइजेशन है? हाँ है। ये बात अलग है कि आज जो डेल्टा एच एटमाइजेशन है वो डेल्टा एच सब्लिमेशन के बराबर है, अलग बात है। हो गई तो हो गई बात। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो अगर आप सब समझ गए कि जो डेल्टा एच एटोमाइजेशन है वो डिफाइन तभी होता है जब एक मोल सब्सटेंस होना चाहिए और अपने गैसेस एटम में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब कल को मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कैलकुलेट डेल्टा एच एटोमाइजेशन, तो अपने को रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आयन नहीं लिखना, मॉलिक्यूल नहीं लिखना, केवल उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करके लिखना है। इसी प्रोसेस की जो एनर्जी का चेंज है वही डेल्टा एटमाइजेशन है। सर हम रिएक्शन क्यों लिखते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री में सवाल करने का रूल ही यही है, सबसे पहले जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन तो तभी लिखोगे ना बेटा जब आपको रिएक्शन लिखनी आएगी। सर रिएक्शन लिखनी हमें आती है, अपने मन से नहीं लिखना होता, डेफिनेशन से लिखना होता है। जैसे सवाल पूछा कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन, बच्चे का एटमाइजेशन है लो एटम बनाने का, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू दिस डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर? इसी प्रकार से हम सबके सामने नया टर्म है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में अपन इसे बोलते हैं बीई एंड बीडीई। बीई एंड बीडीई दोनों इन जनरल एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है सुनिएगा। तो अपन सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी के मतलब को समझते हैं और फिर बॉन्ड एनर्जी जब समझ जाएंगे तो जो हमने एटमाइजेशन पढ़ा था इसको भी कंपेयर करेंगे, राइट? सबसे पहले समझते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, पहले वो सोचो जो आपको फील आया शब्द सुन के। सर वर्ड के हिसाब से तो हमें लग रहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। हाँ आपने इतना सोच लिया, दैट्स गुड, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्टली वे इट इज डिफाइंड इन थर्मोकेमिस्ट्री। आपने जो सोचा वो उसका मर्म सोचा, उसका फील सोचा, लेकिन रिएक्शन लिखने के लिए फील नहीं चलेगा, उस डेफिनेशन से चलना पड़ेगा। सुनो क्या है बीडीई, सुनो क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थर्मोकेमिस्ट्री कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री कहता है बीडीई यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बीडीई अपन इसे बोलेंगे बीडी। क्या बोलेंगे? बीडी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब एनर्जी चाहिए। मतलब एंडो है कि एक्सो? सर एंडो पता चल गया, पता चल गया सर एंडो है। वैसे भी सर एनर्जी चाहिए ना बॉन्ड तोड़ने के लिए। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट वन मोल गैसियस बॉन्ड। बॉन्ड गैसियस होना चाहिए, हीट ऑफ एटमाइजेशन में ऐसा नहीं था। बॉन्ड गैसियस होना चाहिए और वन मोल होना चाहिए। वन मोल कौन होना चाहिए? बॉन्ड, मॉलिक्यूल नहीं, बॉन्ड। एक ही बॉन्ड होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए। क्लियर? टू डिसोसिएट वन मोल गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम। इसमें भी गैसियस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन में भी गैसियस एटम में कन्वर्ट किया। बस फर्क इतना था, वन मोल स्टेबल सब्सटेंस था, यहां वन मोल गैसियस बॉन्ड है। क्लियर? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 का मॉलिक्यूल है, तो H2 के मॉलिक्यूल के बीच में एक ही बॉन्ड है। तो वन मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड, तो आपने H2 का एक मोल लिया तो उसमें कितने मोल बॉन्ड आएंगे? सर एक मोल आएंगे, राइट? तो वन मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड को सेपरेट गैसियस एटम में तोड़ दिया, इसे हम लोग कहेंगे इसकी बीडीई। इसे हम लोग कहेंगे बीडीई ऑफ एच एच, डेल्टा एच ऑफ एच एच। इसे ही हम लोग कहते हैं बीडीई, बोले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ ये बात अलग है कि आज ये इक्वल है डेल्टा एच एटमाइजेशन के। अरे हाइड्रोजन का एटमाइजेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, वन मोल ऑफ स्टेबल सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम। हाँ डेल्टा एच एटमाइजेशन भी यही है, बीडीई भी यही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने कब कहा चीजें इक्वल नहीं हो सकती? क्लियर? वन मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड
मतलब बॉन्ड 1 मोल होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लेते हैं Cl2 का एग्जांपल। अब बच्चों जो Cl2 है तो 1 मोल Cl2 लो, तो 1 मोल Cl2 में कितने बॉन्ड होंगे सर? 1 मोल बॉन्ड होंगे। क्यों? एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है? एक। तो 2 मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड, तो 1 मोल में 1 मोल बॉन्ड सर। अगर तो 1 ClCl से बना 2Cl गैस। हमने ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, क्या ये उस डेफिनेशन के हिसाब से एज पर सटीक बैठ रही? सर बिल्कुल सटीक बैठ रही। 1 मोल गैसेस बॉन्ड हाँ है, इनटू गैसेस एटम हाँ टूटा। क्या ये बीडीई डिफाइन होगा? हाँ सर डिफाइन होगा। ये किसका बीडीई है सर? Cl का। क्या यही डेल्टा एच एटमाइजेशन है? हाँ सर यही डेल्टा एच एटमाइजेशन। अरे वाह। जैसे HCl, ये होमो एटॉमिक थे, ये हेटेरो एटॉमिक है। एक जैसे एटम थे, ये अलग एटम है। हमें क्या फर्क है? डेफिनेशन में थोड़ी बोला कि एक जैसे एटम होने चाहिए, डेफिनेशन में थोड़ी बोला अलग अलग एटम होने चाहिए, डेफिनेशन में तो बोला 1 मोल बॉन्ड होना चाहिए। सर 1 मोल बॉन्ड है। अरे एक HCl में 1 बॉन्ड, 2 HCl में 2 बॉन्ड, तो 1 मोल HCl में 1 मोल बॉन्ड। क्या ये बीडी है? हाँ सर ये बीडी है। क्या ये डेल्टा एच एटमाइजेशन है? हाँ सर ये डेल्टा एच एटमाइजेशन भी है, क्योंकि अपने गैसेस एटम में टूटा है। क्लियर? क्लियर? अब आप मुझे बताओगे 1 HCl गैस से बना H प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, क्या ये बीडी है? क्या ये बीडी है? बोलो। 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 बहुत सही, आप सब ने कहा सर ये बीडी नहीं है। अरे वाह। क्या ये डेल्टा एच एटमाइजेशन है? क्या ये डेल्टा एच एटमाइजेशन है? सर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में गैसेस एटम बनाना है, इसमें आयन बनाना है। बच्चों अगला सवाल, 1 मोल HCl गैस से हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, लो गैस गैस बना दिया। अब तो होना चाहिए ना, अब तो होना चाहिए ना बीडी। बोलो। क्या अब बीडी है? सर नहीं है बीडी। मैंने कहा क्यों नहीं है बीडी? सर क्योंकि 1 मोल गैसियस बॉन्ड हो है इनटू सेपरेट गैसियस एटम, लेकिन यहाँ पे एटम नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल है। मुझे पता है आप सब 12th पास है, इतना तो पता है H2 मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। मॉलिक्यूल है, होना क्या चाहिए? एटम। बैलेंस है, सब कुछ बढ़िया है। रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो होगा, पर यहाँ पे बीडी डिफाइन नहीं होगा, ना तो बीडी डिफाइन होगा, ना तो डेल्टा एच एटमाइजेशन डिफाइन होगा, ना तो डेल्टा एच एटमाइजेशन डिफाइन होगा। अगर आप समझ गए तो अब आप सब मुझे बताएंगे क्या इसमें बीडी डिफाइन होगा? बोलो। क्या इसमें बीडी डिफाइन होगा? बोलो। क्या इसमें बीडी डिफाइन होगा? बोलो। बच्चों ध्यान से देखो, 1 मोल पानी का, तो जो पानी होता है उसके एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं। अरे हाँ यार, एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड, तो 1 मोल में 2 मोल बॉन्ड। होने कितने बॉन्ड चाहिए? 1 मोल। होना चाहिए गैसियस। सर गैसियस तो है, गैसियस तो है सर, समस्या नहीं, लेकिन जो बॉन्ड है वो 2 मोल है, इसलिए हम कहेंगे यहां पर भी बीडीई डिफाइन नहीं होगा। ओके, 1 मोल गैसियस बॉन्ड होना चाहिए, गैसियस एटम में कन्वर्ट होना चाहिए, यहां पे बीडी डिफाइन नहीं होगा। बच्चों अब आने वाला है ट्विस्ट, क्या यहां पर डेल्टा एच एटमाइजेशन डिफाइन होगा? क्या यहां पर डेल्टा एच एटमाइजेशन डिफाइन होगा? डेफिनेशन में जाओ, अपने मन में मत जाओ, डेफिनेशन में जाओ। व्हाट वाज द डेफिनेशन? 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट किया हूं। 1 मोल सब्सटेंस है, हाँ है। गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ, हाँ है। डेल्टा एच एटमाइजेशन तो डिफाइन होगा सर, पर बीडी डिफाइन नहीं होगा। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर जब एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो क्या उसमें बीडी डिफाइन ही नहीं होगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जो बीडी होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, वो डिफाइन है 1 मोल बॉन्ड के लिए। जब कभी किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड होता है, राइट, मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, तो वहां पे बच्चों एक्चुअल में हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड एनर्जी का। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, मैंने शुरुआत में कहा जो बॉन्ड एनर्जी है और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, दोनों सुनने में, लिखने में, पढ़ने में एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जब एक ही बॉन्ड हो उस समय जो टर्म इस्तेमाल होता है उसे हम लोग बोलते हैं बीडीई, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन जब एक से ज्यादा बॉन्ड होता है तो वहां पे हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड एनर्जी। सर जब एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे एनर्जी? बेटा उस समय इस्तेमाल होता है एवरेज एनर्जी। क्या मतलब है सर? आओ इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारे सामने पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है साहब।
ये पानी का मॉलिक्यूल है, इसमें दो बॉन्ड है, ठीक है। पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगी 112 किलो जूल। लेट्स से पहला बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगी 112 किलो जूल, तो बन गया OH प्लस H गैस, राइट। आप सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री याद हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत याद हो, इतना तो जानते हो, जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है। ये कुछ ऐसा है बच्चों, जितनी ताकत से ये पहले बंधा था, एक बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे जो दूसरा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बदल जाती है। इट्स लाइक दिस कि पहले यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड थे, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड थे। जैसे ही वाला बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटने से अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड था वो इसकी ओर शिफ्ट होता है, यहाँ पे एक नया एक्सचेंज होता है। तो जो पहला बॉन्ड तोड़ने में हमें एनर्जी लगी, उतनी ही एनर्जी दूसरे बॉन्ड तोड़ने में नहीं लगती। मतलब पहला OH बॉन्ड तोड़ने में हमें एनर्जी लगी 112 किलो जूल की, 112 किलो जूल की, तो दूसरा बॉन्ड तोड़ने में 108 किलो जूल की लगी। यही वजह है जब एक से ज्यादा बॉन्ड होता है तो वहां पे BD टर्म का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एक से ज्यादा बॉन्ड होने पे अलग अलग एनर्जी होती है। मींस टू से, अगर आप पल भर के लिए सोचो यार कि 1 मोल H2 में कह देते इसकी BD 100, तो आप ये कहना चाहते हो कि हर OH बॉन्ड को तोड़ने में 100 जूल एनर्जी लगी, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। तो जब कभी एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो उसमें अलग अलग एनर्जी लगती है। मतलब पहला बॉन्ड तोड़ने में लगी 112, तो दूसरा बॉन्ड तोड़ने, ये डाटा याद नहीं करना, बस मैं समझा रहा हूं। तो दूसरा बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कितनी लगी? 108। अब हमारे सामने सारे बॉन्ड टूट गए। ऑलराइट, वी कैन नॉट डिफाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बॉन्ड एनर्जी डिफाइन नहीं होगा? नहीं, यहां पर क्योंकि एक से ज्यादा बॉन्ड है तो यहां पे दोनों एनर्जी का हम एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। तो क्या बोलेंगे? पहला बॉन्ड तोड़ने में 112, दूसरा बॉन्ड तोड़ने में 108, दोनों का लिया एवरेज 2, तो आ गया 110। सुनना ध्यान से। अब मैं कहूंगा पानी का बॉन्ड एनर्जी है 110 किलो जूल, तो आप क्या समझोगे? अच्छा, पानी के जो बॉन्ड है वो तोड़ने में एनर्जी लगेगी 110। अपने आप से पूछो, क्या सच में 10 लगी थी? क्या सच में 110 लगी थी? नहीं, 110 नहीं लगी थी। तो जो हम ये बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? एवरेज बोल रहे हैं, राइट। जब कभी एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो वहां पे एनर्जी BDE का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे टर्म BE का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ना तो दोनों को एक लेके चलेंगे। मतलब सवाल बोले BE BD, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। अपने को तो सोचना है अच्छा बॉन्ड एनर्जी दिया है, लो वैल्यू पुट करो, खेल खत्म। लेकिन थ्योरी के लिए, कंसेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और जो बॉन्ड एनर्जी है, वो दोनों अलग चीज है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड एनर्जी जो एवरेज होता है। हाँ, एक बात पक्की है कि एवरेज से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे? 112 प्लस 108, 112 प्लस 108 कितना होगा? ऐड करोगे तो 220। मतलब पानी के दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी 220, राइट। अगर मैंने आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी बता दिया तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी 110 है। मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 110 नहीं लगती, हमें पता है। पर हमें यह भी पता है कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी की मदद से हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, जो कि 220 होगी, जो कि एक्यूरेट है। Yes, this is true. With the help of bond energy, we can calculate accurate total energy. लेकिन जो bond energy होता है, सभी bond का actual dissociation energy नहीं है, वो average है। Is this clear? अब हम इसे ऐसे समझते हैं बच्चों कि जब कभी सिंगल बॉन्ड होगा तो BD होगा, जब एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी होगा। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इतना लोड नहीं लेंगे, सिंपल मान के चलेंगे अपने को डाटा किसका दिया है। मतलब अगर हमें किसी सवाल में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, अगर हमें किसी सवाल में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है और डाटा बॉन्ड एनर्जी का दिया है, बॉन्ड एनर्जी बोल दिया, मतलब यहां पे बात हो रही है एवरेज की। डाटा बॉन्ड एनर्जी का दिया है और हमसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना, समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों, मैंने आपको अभी तक 3 फॉर्मूले बताए। पहला था फॉर्मेशन का, दूसरा था कंबस्शन का, तीसरा है बॉन्ड एनर्जी का। फॉर्मेशन था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबस्शन था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी में भी क्या है बच्चों? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री करने का मात्र एक नियम है,
जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो, फिर अपने आप से पूछो कि फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। फॉर्मूला केवल 3 केस में लगाना, एक फॉर्मेशन का डाटा दिया हो तब लगाना, कंबस्शन का डाटा दिया हो तब लगाना, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो तब लगाना, इसके अलावा कभी फॉर्मूला नहीं, अपना दिमाग लगाना। और जब दिमाग लगाना तो आप सबके सामने रिएक्शन लिखी होनी चाहिए और अपने आप से पूछना, जो पूछा है सोचो, जो दिया है तो कैसे लिखे, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। इज दिस क्लियर? मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मुझे तो बस आपको बताना था फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला हमारे सामने है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? आओ इसे एक सवाल के माध्यम से और क्लियर करते हैं और फिर कुछ एक सवाल आपसे पूछते हैं। पहले आप सब सुनना जो मैं बता रहा हूं। हमारे सामने एक रिएक्शन दी है, राइट? रिएक्शन नहीं दी थी, वैसे हमसे पूछा था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो। अब आपको हाइड्रोजनेशन का मतलब पता होना चाहिए। 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड व्हेन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यस और नो? हमने सबसे पहले यहां पे लिख लिया हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन, लिख लिया। अब रिएक्शन लिखने के बाद अपने आप से पूछा, फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं? फॉर्मूला तो 3 केस में लगाना है, जब फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, जब कंबशन का डाटा दिया हो, जब बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो। आज किसका डाटा दिया है? बॉन्ड एनर्जी का। किस किस का बॉन्ड है? सी सिंगल बॉन्ड सी, एच सिंगल बॉन्ड एच, सी सिंगल बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड सी। ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लिया करो। जैसे C2H4 है तो अपन ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, C2H4 ऐसे लिख लेते हैं, C 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। आप सबको इतना तो याद होगा कि जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो कार्बन होती है उनसे 4 बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी होती है। तो 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बचे थे, बना दिए, राइट? फिर आ गया हाइड्रोजन तो H सिंगल बॉन्ड H, यहां से बना C2H6 तो C सिंगल बॉन्ड C, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर। मैं आपको बता दूं, थर्मोकेमिस्ट्री के जो टफेस्ट सवाल होते हैं, जो टफेस्ट सवाल होते हैं, उनमें यही हो सकता है कि यहां जो मॉलिक्यूल दिए हैं आप उनका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओ। स्ट्रक्चर की सारी कहानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, इसीलिए इसके बहुत अच्छे सवाल आप तब कर पाओगे जब सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। आज मैंने आपके सामने एक सिंपल सा सवाल लिया है जिसमें एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन है। हमारे मॉड्यूल में सारे सिंपल सवाल। मैं तो कह रहा हूं अगर बहुत हाई लेवल का सवाल करना है तो उसमें ट्विस्ट कहां आता है? ट्विस्ट यही आता है कि आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। स्ट्रक्चर बना लोगे तो बॉन्ड एनर्जी के किसी सवाल में कोई ट्विस्ट नहीं है। क्लियर? चलो सबसे पहले हमसे जो पूछा, रिएक्शन लिख लिया, लिख लिया। रिएक्शन लिखने के बाद हमने अपने आप से पूछा, फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं? सर डाटा बॉन्ड एनर्जी का है तो फॉर्मूला लगाएं। आप सबको फॉर्मूला तो याद हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आते हैं रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में सारे बॉन्ड गिनो, कितने CH के बॉन्ड है? 1 2 3 4। CH बॉन्ड का डाटा दिया है 99, तो क्या करोगे? 1 2 3 4, CH बॉन्ड है 99 तो 99 इंटू 4। और कौन सा बॉन्ड है लेफ्ट हैंड साइड? सर सी डबल बॉन्ड सी। क्या सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड इन्हें दिया है 147, तो लिख दोगे 147। कितने डबल बॉन्ड है? सर 1। तो रिएक्टेंट में ये मॉलिक्यूल का अपन ने कवर कर लिया, ये वाला रहा। ये जो आपके सामने लिखा है ये पूरा किस्सा है C2H4 का। क्या रिएक्टेंट में और कोई मॉलिक्यूल है? जी हाँ सर, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का डाटा दिया है क्या? 104, तो अपन लिखते हैं 104 माइनस प्रोडक्ट। चलते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट कौन है? C2H6। इसमें कितने CH बॉन्ड है? सर 6। CH बॉन्ड कितनी दी है सर 99, तो 99 इंटू 6। फिर आते हैं C सिंगल बॉन्ड C, क्या डाटा दिया है? सर दिया है। तो C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी कितनी है? 83। कितने बॉन्ड है? 1, तो 1 इंटू 83। मतलब ये हो गया C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया CH बॉन्ड, ये हो गया HH बॉन्ड, और अपन ने इसको सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबके सामने आंसर होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज -30 किलो कैलोरी पर मोल। ये सवाल करना आसान हो जाता है, बस आपके दिमाग में ये रहे हमें करना क्या है। बिल्कुल यशीर बेटा, बिल्कुल। हर्षित मुझसे पूछ रहा है सर 1 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? सोचो बेटा, हर्षित सोचो, दिमाग लगाओ। हर्षित कुमार सोचो, दिमाग लगाओ, 1 से मल्टीप्लाई क्यों किए? तो सोचो, बहुत बड़ा सवाल है, पता है ये।
उसमें आया था, केमिस्ट्री ओलंपियाड में आया था, 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ऑलराइट, चलिए कुछ एक सवाल अपन कर लेते हैं। ये जो कंसेप्ट था जिसमें मैंने आपको बताया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसी कंसेप्ट पे आइए कुछ एक सवाल करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है यार, आप भी तो 12th पास है, इतनी कैलकुलेशन कौन सी आपके लिए बड़ी बात है? हाँ, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं अलग बात है, और आप 12th पास हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबके सामने है स्क्रीन पे अगला सवाल। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। श्रीकांत बेटा, इंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, उसके पीछे लॉजिक कुछ और है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है स्टार्टिंग से। मतलब चीजों को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने सारा कुछ 1 मोल में डिफाइन किया है। हर्षित नहीं बेटा यार, आपने सोचा नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चों की आदत होती है, तो मन में सवाल आता है पहले पूछ लेते हैं, और मैं कहता हूं सवाल का जवाब आपके अंदर है। अगर आप मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे हो ही नहीं सकता सवाल आपके जहन में बचे, बशर्ते सुनना पड़ता है। जब मैं बॉन्ड एनर्जी समझा रहा था तो कुछ बच्चे बीच पूछ रहे, सर मान लो 2 बॉन्ड हो तो, सर मान लो 3। अरे सुनो तो सही, अभी आने वाली है चीजें यार, फर्स्ट वेट। अगर आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से फोकस करोगे ना, यू विल नेवर फील अ डाउट, बशर्ते एक एक शब्द को फोकस करो। अब मैंने वो पहले बताया 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तब आपने सुना नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। बाकी बहुत सिंपल सी बात है, मैं फिर तो बता दूंगा। हर्षित परेशान मत हो यार, सब अपने ही लोग हैं, इनके बीच में कौन सा बुरा कौन सा अच्छा। देखो ये आप सब एक साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे तो फिर एक दूसरे को पहचानोगे, अच्छा तू है, अच्छा तू हर्ष है, अच्छा तू हर्षित है, अच्छा तू वासु है, अच्छा तू विष्णु है। बहुत बढ़िया, बेहद ही आसान सवाल आप सबने कर लिया होगा। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सर रिएक्शन तो दे रखी है, स्ट्रक्चर बना लो। हाँ सर हमें तो पता है। अब यार थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी ये सवाल करते हैं। कोई कसम खा के बैठ जाए सर मुझे कुछ स्ट्रक्चर नहीं आता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है ना NH3 में कितने बॉन्ड है, राइट। ऑलराइट, तो बेहद ही आसान सवाल। फॉर्मूला लगाए कि दिमाग लगाए? सर फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो। कैलकुलेशन मिस्टेक अभी हो सकती है क्योंकि आप जल्दबाजी में कर रहे हो, जब मॉड्यूल करोगे तो नहीं होगी, मेरा विश्वास मानो। यहां से आप जब सॉल्व करते बच्चों तो सॉल्व करने पे आता है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू, कोई बताए कितना आता है? 366.6 किलो जूल पर मोल। सोल्यूशन आपके सामने है, किसी को डाउट हो रेज योर हैंड, किसी को डाउट हो रेज योर हैंड। सुधांशु कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, मॉड्यूल सवाल करोगे तो नहीं होगा, अभी आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। प्रतानु बेटा बोलो डाउट क्या आपका, रेज योर हैंड। प्रतानु डाउट बोलो, डाउट बोलो। 6 कैसे है? देखो ये वाला 6, प्रतानु बेटा देखना, ये वाला जो 6 है ना, ये वाला 6, इसे हम लोग 6 बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो, इसे 9 बोलते हो क्या? प्रतानु से आप क्या बोलते हो, 6 बोलते हो 9 बोलते हो? अपन लोग तो 6 बोलते हैं अपनी मैथमेटिक्स में। खैर, जो ये वाला 6 था ना, ये अभी जिंदा है, गया नहीं है, देखो जिंदा है। तो सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ एज बचा हुआ है। मतलब आप ऐसे डाउट पूछते हो ऐसे, सर 16/46 को सर 6 से 6 कैंसिल करके 1/4 लिख दे, चलेगा? इस टाइप के डाउट। वो वाला 6 जिंदा था ना बेटा, तो वो वाला बच गया था तो आ गया। कंसेप्चुअल डाउट हो तो मैं एंटरटेन करूं यार, आप ऐसे डाउट पूछ, 6 कहां से आ गया? अरे देखो ना, ये पहले 6 था तो सही, अब ये ना पूछना ये 6 कहां से आ गया, इस हम तो यही पूछेंगे कहां से आ गया। देखो बेटा ये NH3 लिखा है, एक H एक H एक। सर आपको कैसे पता चला 3 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है? सर 3 हाइड्रोजन तो क्या पता सर डबल बॉन्ड से बना हो? अब यार इतना तो पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा है। खैर 3 बॉन्ड यहाँ है और 2 मोल लिखा है, तो 3 बॉन्ड एक मोल में, मतलब एक मॉलिक्यूल में, तो 2 लिखा है तो इंटू 6 भी तो करोगे ना, स्टोइचियोमेट्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो उसी की वजह से 6 आया बेटा। हम लोग जब भी कभी डेल्टा H लिखते हैं तो हमेशा स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बहुत बड़ा रीजन बताया था कि क्योंकि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हमेशा ही स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सारा डाटा आपको पर मोल में गिवन होता है, और जब कभी 2 या 3 या 4 होता है
तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? ऑलराइट, आप सबके सामने आंसर है 366.6 किलोजूल पर मोल। अगेन आपके सामने है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl गैस। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मजाक कर लेते हैं, मतलब आप उसे दिल से नहीं लेना है बेटा। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था तो यार ऐसा नहीं कि बोले सर सर बोल दिया, सर ने मैंने डाउट पूछा था, ऐसा नहीं है। दे आर सिली डाउट बिकॉज ऑफ दिस आई एम सेइंग दिस, है ना। मतलब बहुत बेसिक बातें हैं, आप खुद से सोचोगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। एक बच्चा लिख रहा है सर ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे। बेटा वर्ल्ड टूर पे निकले हो क्या, रोज ही ट्रेवल करते रहते हो? नहीं आकाश, लोन पेयर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बेहद ही आसान सवाल है। सबसे पहले रिएक्शन लिखो। लो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी, मुझे उम्मीद है आपने रिएक्शन भी तो लिख ली होगी। तो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो, जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो, फिर अपने आप से पूछो, अपने आप से कुछ पूछा करो। बोले सर ये काम नहीं कर सकते हम। जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो, फिर अपने आप से पूछो फॉर्मूला लगाए कि दिमाग लगाए। अगर डाटा फॉर्मेशन का फॉर्मूला, अगर डाटा कंबशन का फॉर्मूला, अगर डाटा बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला, क्या डाटा बॉन्ड एनर्जी का है? हाँ। लगाए फॉर्मूला? हाँ। बोलो डाटा किसका? बॉन्ड एनर्जी का। फॉर्मूला क्या? सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सोचो क्या क्या पता है, क्या क्या दिया है, बस कैलकुलेट करो यार, सब आपके रास्ते में आता जाएगा, बस चलना शुरू तो करो यार। चलते चले आंसर आपके सामने आता चलेगा। हाँ मैं मान सकता हूं थोड़ा कैलकुलेशन है, तसल्ली से करो, मैं समय भी आपको प्रॉपर दे रहा हूं, कहां जल्दी जल्दी करा रहा हूं, 1 मिनट से ज्यादा समय दे रहा हूं क्वेश्चन। आज तो बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। कितने लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं? रेज योर हैंड। आज बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। कितने लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं? रेज योर हैंड। मैं मान ही नहीं सकता हूं कितना फटाफट कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। तो आप सबके सामने स्क्रीन है पे आंसर है 425 किलोजूल पर मोल। 425 किलोजूल पर मोल। मैं डैम श्योर हूं किसी बच्चे को कंसेप्ट में डाउट तो नहीं होगा। कैलकुलेशन मान सकता हूं, लेकिन आप समझो हम बहुत धीरे धीरे सवाल नहीं कर सकते। तो आप क्लास के बाद क्या करना, इन सवालों को तसल्ली से करना, अगर बन जाए तो भी अपने आप को शाबाशी देना, है ना, अपने पीठ पे थप्पड़ी मारना, शाबाश बेटा। ऑलराइट, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 425 किलो जूल पर मोल। ऑलराइट, अगला सवाल आपके सामने है। अरे तो उसका आंसर ही आ गया यार। चलो इसे मैं समझा देता हूं, एक बार सब लोग देख लो, ये बढ़िया सवाल है। ये आपके मॉड्यूल से सवाल है ना, मॉड्यूल का सवाल है एक्सरसाइज वन में। कई बार बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं एक्चुअली, तो कॉमन डाउट में आता है, तो इसे मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया है। अपने को दे रखा है A2, AB और B2। एक बार सब लोग सुन लो, इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी हमें दे रखी है 1:1:0.5 का रेशियो दे रखा है ना। मतलब बॉन्ड एनर्जी नहीं दी है, रेशियो दिया है कि पहले वाले की 1:1:0.5 है। मतलब अगर आप x मान लो तो ये x है, तो x है तो x/2 है। a मान लो, जैसा यहाँ पे माना है, तो ये a है तो a है a/2 है, राइट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सवाल हमसे कह रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB। हमसे AB के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो जैसे ही AB का फॉर्मेशन बोला, अपने को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, राइट। और फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है, जिसका फॉर्मेशन लिख रहे हैं उसका 1 मोल, जिसका फॉर्मेशन लिख रहे हैं उसका 1 मोल, और उस सब्सटेंस को बनाओ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, यानी कि A और B से, वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो। तो सवाल में आपको A2 गैस B2 गैस बोला है, तो आपको उसे ही स्टैंडर्ड स्टेट मानना पड़ेगा। मतलब A2 B2 से AB बनाओ, रिएक्शन को बैलेंस करो, तो आपके सामने सबसे पहली हमने रिएक्शन लिखी। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है बेटा, हमने इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है -200 किलोजूल पर मोल। सवाल हमसे पूछ क्या रहा है? सवाल हमसे पूछ रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 एंड B2। आज हमें रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, रिएक्शन भी हमने लिख ली क्योंकि फॉर्मेशन वर्ड बोला था, तो फॉर्मेशन वर्ड के बेसिस पे हमने रिएक्शन ऐसे लिखी। रिएक्शन मात्र ऐसे लिखी जाएगी, यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करते समय आपको समझाया। आज आप ऐसा नहीं कह सकते सर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, नहीं, मनमानी नहीं चलेगी। जैसी डेफिनेशन है वैसे ही लिखना पड़ेगा। रिएक्शन लिख लिया, डेल्टा एच दे दिया, हमने सवाल को ध्यान से पढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही। कई बार हमें समझ में नहीं आता हम क्या लिख रहे, लेकिन जब आप उस रूल पे चलते हो ना, तो अपने आप राह दिखने लगता है। मतलब
हो सकता है आपको नहीं समझ में आए यार ये निकाले कैसे, पर आपको ये तो समझ में आ गया कि सर ने कहा था जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो, लिख लिया सर। फिर अपने आप से पूछो फॉर्मूला लगाए कि दिमाग लगाए। सर बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया है तो आपने कहा था फॉर्मूला लगाओ, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले फॉर्मूला लगाना शुरू तो करो, लिखना शुरू तो करो। तो डेल्टा एच बराबर समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आप इस रिएक्शन को देखो, इसमें रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, A2 और B2, राइट। तो A2 मतलब A सिंगल बॉन्ड A, B2 मतलब B सिंगल बॉन्ड B। क्लियर। हमें इनका एनर्जी का रेशियो दे रखा है, तो ऐसा करते हैं ना, इनकी एनर्जी मान लेते हैं। ये 1 है तो इसे अपन बोल देते हैं A, इसे अपन बोल देते हैं A, इसे बोल देते हैं A/2। पहला क्या है A2, तो ये A2 की एनर्जी है। दूसरा किसका है AB का, ये AB का एनर्जी है। तीसरा किसका B2 का, ये B2 का एनर्जी है। तो रिएक्टेंट में आते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो। अब आ जाओ रिएक्टेंट में, पहला रिएक्टेंट कौन है साहब, A2। A2 की एनर्जी कितनी है, A2 की एनर्जी है कि A2 की बॉन्ड की, सर बॉन्ड एनर्जी तो लिख रहे हैं, लिख दिया A, लेकिन भूलना नहीं स्टोइचियोमेट्री है और हमेशा स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई होता है, मतलब A इंटू हाफ A/2। क्लियर। अब आ जाओ B2 में, तो B2 की एनर्जी कितनी है 0.5, 0.5 इंटू हाफ 0.5 A/2। फिर आ जाओ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कौन है AB, AB की एनर्जी कितनी है A, कोई स्टोइचियोमेट्री है क्या सर 1, और 1 को हम नहीं लिखते, कभी कभी लिख देते हैं डिटेल बताने के लिए, 1 नहीं लिख रहे तो भी चलेगा ना यार, तो 1 इंटू A लिख दिया चलेगा। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपके सामने A की वैल्यू आएगी और आप देख सकते हैं हमने जो A की वैल्यू निकाली है, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। सर क्यों, अरे बॉन्ड एनर्जी को ही तो हमने ए माना था, हमने कहा A2 की बॉन्ड एनर्जी है ए, तो वो भी है ए, वो भी A/2। सर आपने यही क्यों माना, अरे x मान लो यार, x:x:x/2। सर आपने यही क्यों माना, सब रेशियो निकालोगे तभी ना 1:1:1/2 आएगा, x से x कट जाएगा तो वहां x लगा दो, सोचना थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर। यहां से a आ गया, a मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, तो a है, लेकिन B2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है A/2, तो आप लोग निकाल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 which is equal to A/2 which is equal to 800/2, बोले तो 400 किलोजूल पर मोल। नहीं कर सकते रोहन, नहीं कर सकते रोहन बेटा, क्योंकि फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है। देखो एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछ लिया, मैंने कहा था मनमानी नहीं कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जब मैं समझा रहा तो उस बच्चे ने नहीं सुनाऊंगा, अब वो मुझसे डाउट पूछ रहा है सर 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, ऐसे कैसे कर दे। हो सकता है मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं बदले, ऐसा कई बार होगा, लेकिन उससे रूल मत बना लो, आपके दिमाग में गलत कंसेप्ट बैठ जाएगा। अगर आज मैं आपसे कहता कि बेटा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर सेम आएगा, तो आप सोचते यार कुछ भी करके करो करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके कंसेप्ट नहीं खराब हो इसीलिए एक ही तरीका बताया जाता है। हो सकता है आज 2 से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़े, एक बार आंसर आने को हम रूल नहीं बना सकते, रूल से आंसर आना चाहिए, ऐसे चला जाता है। इज दिस क्लियर। तो क्योंकि ऐसा रिएक्शन हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे एक वर्ड का इस्तेमाल है फॉर्मेशन ऑफ एबी, तो एबी का फॉर्मेशन बोला है, तो अपने को एबी का ही फॉर्मेशन करना है, तो एबी का एक मोल भी बनाना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, और वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ऐसे बनाना है। क्लियर बच्चों, ये सारी कहानी जो आपकी थी, ये सारी कहानी थी यहां तक थर्मोकेमिस्ट्री की, लेकिन यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी का, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, चीजें सुनिएगा ध्यान से, राइट। मैं आपको डिफाइन करके बताने वाला हूं रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है, कैसे है, सुनिएगा ध्यान से। रेजोनेंस एनर्जी ऐसे समझते हैं, हमारे सामने ये है साइक्लोहेक्सीन, क्या है साइक्लोहेक्सीन, राइट। साइक्लोहेक्सीन में एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, राइट। हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, राइट। आप सभी को याद होना चाहिए कि जो हाइड्रोजनेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब जब आपके इसमें हाइड्रोजन अटैच होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म ओसी में आएगी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, चिंता मत करो। हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है तो ये सैचुरेटेड बनता है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, पल भर के लिए मान लो जो डेल्टा एच है वो है -100 जूल किलो जूल, जो मानना है मुझे, तो नंबर से मतलब, ठीक। पहला वाला जब डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हुआ, ठीक है, तो डेल्टा एच कितना हो गया -100। अब मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने में एनर्जी रिलीज होती है 100, तो मान लो 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मान लो 3 डबल बॉन्ड है, तो उसे सैचुरेट करने के लिए
कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बोलो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बोलो। कॉमन सेंस से बच्चा कहता है सर -300 होगी। कितनी रिलीज होगी? -300 होगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे ही एक डबल बॉन्ड था ये अनसैचुरेटेड था, लेकिन जैसे ही 3 डबल बॉन्ड आता है ना बेटा, तो 3 डबल बॉन्ड बनने के बाद ये बन जाता है बेंजीन। और बेंजीन में एक बड़ा स्पेशल सा इफेक्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस अपने आप में रेजोनेंस अपने आप में एक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट होता है। मतलब जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस का फेनोमेनन आता है तो उस फेनोमेनन से वो स्टेबल ज्यादा हो जाता है। यूं ही एक बॉन्ड का होना, यूं ही 2 बॉन्ड का होना, यूं ही 3 बॉन्ड का होना, अगर ऐसा होता तो जो आपने हमें कॉमन सेंस से बताया वो बिल्कुल सही होता। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? जैसे ही इसके अंदर 3 बॉन्ड था तो वास्तव में 3 बॉन्ड होने की वजह से एक एनर्जी ऑलरेडी इसमें रिलीज हो चुकी है जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। मेरी बात को समझिएगा, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, राइट, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो पहले से ही रिलीज हो चुकी है। मतलब बेंजीन आपके हिसाब से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए -300। तो ऐसा पल भर के लिए सोचो, सोचो ऐसा कि अगर ये जीरो है तो इसके अंदर एनर्जी कितनी है? 300। भाई 300 था तभी ना 300, हो सकता है ज्यादा हो पर कम से कम 300 तो था ना, तभी तो ज्यादा रिलीज हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन एक्चुअल में हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस फेनोमेनन है। तो रेजोनेंस फेनोमेनन होने की वजह से एक एनर्जी पहले ही रिलीज हो चुकी है। मतलब कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी? 300। पर सच में एनर्जी 300 नहीं है, रेजोनेंस के फॉर्म में एनर्जी पहले रिलीज हो चुकी है तो 300 से थोड़ा कम है, लेट्स से 200। सर 200 एनर्जी किसकी है? पल भर के लिए मान लो बेंजीन की है। मतलब कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी? 300। सर 300 तो हमारे लॉजिक से होनी चाहिए थी। हमने सोचा सर एक डबल बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होती है 100, मतलब ऐसा मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड है 100, तो 2 डबल बॉन्ड 200, 3 डबल बॉन्ड 300, यहां सर 300 एनर्जी होनी चाहिए, तो जब हाइड्रोजन इतना रिलीज होना चाहिए। लेकिन डबल बॉन्ड 3 होने से वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ज्यादा स्टेबल हो गया मतलब एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी कम कब हुई? जब एनर्जी और रिलीज हो गई तब ना कम हुई। अच्छा, मतलब बेंजीन में जितना आप सोच रहे हो उतनी एनर्जी नहीं है, उससे भी कम है। तो जब रिलीज होगी तो कम ही तो होगी। अरे जब एनर्जी ज्यादा होगी तब ना रिलीज ज्यादा होगा। जब एनर्जी होगा नहीं तो रिलीज कहां से होगा? वही वाली बात है, ए से बना बी, तो ए के पास जब 100 होगा तब तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो 100 तो होगा। ए की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रिलीज उतनी ज्यादा हो सकती है। जब एक ही एनर्जी होगी नहीं तो रिलीज कहां से होगी? इसे बच्चों आप ऐसे समझो, पल भर के लिए ऐसे समझो कि जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, उससे कम हुई। होनी -300 चाहिए थी। हमारी जो कैलकुलेशन कह रही है वो कैलकुलेशन कह रही है -300। लेकिन हमें पता है, हमने ऑब्जर्व किया कि जो डेल्टा एच आया -200 पल भर के लिए, कितनी होनी चाहिए थी? -300। कितनी है? -200। डिफरेंस कितने का है? 100 का। तो बताओ कितनी एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है? कितनी एनर्जी ऑलरेडी रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो चुकी है? रिलीज हो चुकी है तो व्हाट यू विल से? सर 100। कितनी रिलीज हो चुकी है तो क्या कहोगे? 100। देखा कितनी एनर्जी आई? सर -100। रेजोनेंस एनर्जी भी रिलीज्ड एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी में भी एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब इसे हमने कहा कैलकुलेटेड, इसे हमने कहा ऑब्जर्व। क्या कहा बच्चों? ऑब्जर्व, राइट। तो चलो यहां पे हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या बना लेते हैं? रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच ऑब्जर्व माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड। सही बताऊं तो फॉर्मूले से सवाल नहीं करना, आप तो इस फील्ड से करना, मजा आएगा। अभी मैं सवाल करा के बताता हूं, ठीक है? तो O माइनस सी, ऐसे याद रखो। आप लोग बोलते हो ओके, तो जहां ओके है वहां बोलना है ओ सी। आज से कुछ समय पहले लोग बोला करते थे ओ आई सी, तो इमेजिन करो आई नहीं है, ओ सी, मतलब ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड, राइट। चलो एक सवाल से इसे समझते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने बॉन्ड एनर्जी दे रखा है सबका, ठीक है।
बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया, मतलब फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ N2O इज 82 किलोजूल पर मोल। N2O का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 82, मतलब जब N2O बनता है तो 82 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। हमसे रेजोनेंस एनर्जी पूछा है। क्या पूछा है? रेजोनेंस एनर्जी पूछा है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है ऐसा सवाल ने कहा है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। सर आप फॉर्मेशन की रिएक्शन क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो अपने फॉर्मेशन। सर आपको कैसे पता चला कि फॉर्मेशन का ही डाटा दिया है? देखो ना, लिया है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। कभी कभी पूरा डिटेल में लिखेगा फॉर्मेशन, तो कभी कभी ऐसे हिंट देगा। जब हिंट देगा तो समझ जाना अपने को फॉर्मेशन लिखना है। रिएक्शन लिख ली फॉर्मेशन की। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मेशन रिएक्शन का डेल्टा एच निकाला। सर क्यों? डेल्टा एच दे रखा तो आप क्यों निकाल रहे? रेजोनेंस एनर्जी पूछा है, मतलब आपको समझना पड़ेगा जितना हम सोचते हैं उतना नहीं पाते। तो एक्चुअल में जो पाए हैं, ये दे रखा है मतलब ये पाए हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आना चाहिए। तो हमने बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाया, सारा डाटा पुट किया, सारा डाटा पुट करके हमें जो डेल्टा एच मिलता है 170। मतलब वही वाला लॉजिक है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना हम पा रहे हैं। सर हम हमारे हिसाब से कैलकुलेशन कहती है 170 किलोजूल होना चाहिए, लेकिन है कितना? 82, राइट? है कितना? 82। ये कहने का मतलब है कि हमारे पास कैलकुलेटेड है 170, ऑब्जर्व है 82, हमसे पूछा रेजोनेंस एनर्जी है O माइनस सी, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, -88 किलोजूल पर मोल इज द आंसर। हेलो। इस प्रकार से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के सवाल करते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी का अपने सामने फॉर्मूला है OIC। आई को भूल जाओ, ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड। सबसे पहले कैलकुलेटेड निकालना, सवाल में ऑब्जर्व दिया होगा माइनस करना। रेजोनेंस एनर्जी का डिटेल किस्सा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है क्या? अगर आप समझ गए हैं तो एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है, एक बार अटेम्प्ट करना, जरा फील करके करना, देखता हूं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। याशील बेटा, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है, तो जो रिलीज्ड एनर्जी होती है उसमें साइन तो माइनस ही लगाएंगे ना। यासिर बेटा, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी होती है, तो रिलीज्ड एनर्जी में साइन तो माइनस ही लगाएंगे ना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आप तो माइनस माइनस कर लिया करो। जब बोले एनर्जी तो माइनस साइन लगा के बताना, पूछे रेजोनेंस एनर्जी तो बस आंसर वैल्यू बता देना, वो तो रिलीज्ड एनर्जी, मतलब वो ऑप्शन के हिसाब से है, देख लेना। माइनस साइन यहां पे मात्र रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हुई है कि अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, ध्यान से करो, बहुत तसल्ली से करो, सोचो क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है। जहां जहां रेजोनेंस होगा अंकित बेटा, जहां जहां रेजोनेंस होगा वहां वहां होगा। जो मैंने पहला सवाल कराया, ये बेंजीन लिखा है क्या? देखो जरा पढ़ो, N2O बेंजीन लिखा है क्या? पढ़ो जरा, ऐसा थोड़ी बेंजीन के लिए होगा। चलिए, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, सबको हिंट देता हूं मैं। साइक्लोहेक्सीन जो मैं फील करा रहा था ना, उसी का एक्चुअल डाटा दे रखा है। साइक्लोहेक्सीन का इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखा है -119.5 किलोजूल पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी दे रखा है, मतलब इतना पहले से रिलीज हुआ है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हमसे पूछा है। क्या पूछा हमसे? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। किसका पूछा है? बेंजीन का, राइट? हमसे बेंजीन का इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ये पूछा है। अरे ये जो है यही तो डेल्टा एच कैलकुलेटेड है, ऐसा सोचो ना। हमें रेजोनेंस एनर्जी दे रखा है, साइक्लोहेक्सीन का एक दे रखा है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। सर एक डबल बॉन्ड में लगा 119.5, तो तीन डबल बॉन्ड में कितना होगा? 3 इंटू 119.5, इससे आप एनर्जी निकाल लो। डेल्टा एच कैलकुलेटेड आ गया, रेजोनेंस एनर्जी दे रखा है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, बोलो क्या? आप यहां से निकाल सकते हैं, बोलो क्या? देख लो जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो सकती है। आंसर आपके सामने है, जो आंसर आता है 208.1 किलोजूल पर मोल। 208.1। हाँ, सुधांशु का आ चुका आंसर, स्वागत का आ चुका है, मोहम्मद सकलेन का आ चुका है। फॉर्मूला लगाओ बेटा श्रे। रेजोनेंस एनर्जी बराबर
डेल्टा एच ऑब्जर्व माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड। हमें ऑब्जर्व नहीं पता तो ऑब्जर्व निकालो ना, वही तो आपसे पूछा है। कैलकुलेटेड दे रखा है तो कैलकुलेटेड निकालोगे, 3 इंटू 119.5 कितना आ रहा कोई बताएगा? मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है? बहुत सारे बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 358.5, 358.5 राइट। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, आ जाएगा। ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। अगला सवाल देखने में सबसे डरावना सवाल, ये है हमारी पूरी थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे खतरनाक सवाल। इससे ज्यादा खतरनाक सवाल आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इतना आ जाए वही बहुत बड़ी बात। सबसे पहले सोचो, जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो, जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो, जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो, जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो। फिर अपने आप से पूछो फॉर्मूला लगाए कि दिमाग लगाए। फिर अपने आप से पूछो कि फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। डाटा देख के समझ जाओगे आज फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लगाना पड़ेगा दिमाग। सबसे पहले रिएक्शन लिखो, B2H6 का कंबस्शन का रिएक्शन। अरे दे रखा है रिएक्शन तो यार, लो आपको वो भी नहीं करना। जब दे रखा है तो आपको सोचना ही नहीं है, बस अब ये सोचना है ये जो रिएक्शन है इसे हम गिवन रिएक्शन से कैसे बनाएं। फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा के साथ। तसल्ली से करो, पूरे 1.5 मिनट देता हूं सवाल के लिए, तसल्ली से करो, मुझे सही आंसर चाहिए। प्रेम बेटा अभी कॉल करके पूछ लेना, प्रेम अभी क्लास के बाद तुरंत कॉल करके पूछ लेना बेटा। जो पूछा है सोचो, जो दिया है से कैसे बनाएं, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। जो पूछा है सोचो, जो दिया है से कैसे बनाएं, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। यही दिमाग लगाने का मतलब होता है, यही दिमाग लगाने का मतलब होता है। ऑलराइट, सॉल्यूशन आपके सामने है एंड द करेक्ट आंसर इज -2035 किलोजूल पर मोल। कुछ बच्चों से नहीं बना होगा, वो लोग इस सवाल को एज अ होमवर्क ले लेंगे। मतलब आप तसल्ली से सोचना इस सवाल को। अभी टाइम हो रहा है, मुझे एक दो सवाल और कराने, कुछ बातें आपसे करनी है, तो इस सवाल को आप तसल्ली से सोचना, रिएक्शन को जोड़ना घटाना आपसे बनेगा, ठीक है। आंसर आपके सामने है -2035 किलोजूल पर मोल। आंसर मैंने दे रखा है, एक बार अटेम्प्ट करना, ऐसा आता है कि नहीं, नहीं आता तो मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगला सवाल जो आपके सामने है ये है नीट 2020 का सवाल। नीट 2020 का सवाल, सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। ये है नीट 2020 का सवाल, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, दिमाग लगाओ। 2Cl से बना है Cl2, सोचो ना, Cl2 से 2Cl बना होता, सोचो, उल्टा करके सोचो। 2Cl से बना है Cl2, उल्टा करके सोचो। एंट्रोपी तो आप सब लोग बता ही दोगे, आपसे पूछा है डेल्टा एच।
Cl2 से 2Cl बनाना होता तो एनर्जी देनी पड़ती, मतलब जब 2Cl से Cl2 बना है तो एनर्जी रिलीज होगी। हेलो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान है बच्चों, अगर आपको याद हो तो Cl2 से बना 2Cl गैस, राइट। ये है डेल्टा H एटोमाइजेशन, है कि नहीं है? बिल्कुल है। और जो डेल्टा H एटोमाइजेशन होता है वो होता है एंडोथर्मिक, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दे, यानी 2Cl से बना दे Cl2, तो बच्चों आप सब समझ गए डेल्टा H कैसा नहीं होगा, निगेटिव। एक बात तो पक्की है, डेल्टा H निगेटिव, तो जहां जहां पॉजिटिव है भूल जाओ। अब 1 और 4 देख लेते हैं। डेल्टा H निगेटिव निगेटिव, अब आते हैं डेल्टा S में। 2Cl गैस से Cl2 गैस बना, गैसेस के एटम कम हो रहे, पहले 2 एटम थे अब एक मॉलिक्यूल बना, मतलब गैसेस कम हो रहा है। चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो बच्चों कि जो डेल्टा Ng है वो निगेटिव आ रहा है। डेल्टा Ng कैसे निकालोगे? 1 - 2 मतलब -1। डेल्टा Ng निगेटिव आया मतलब जो एंट्रोपी है वो घट रही है, मतलब जो डेल्टा S है वो भी निगेटिव है। हेंस डेल्टा H भी निगेटिव, डेल्टा H भी निगेटिव। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है क्या? ठीक है क्या? एक बार रिपीट करते हैं, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में हमें क्या करना है। पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में हमें यही करना है। रूल नंबर 1, मैंने कहा मैं आपसे 3 रूल बताऊंगा। मैंने आपको पहला रूल बताया, डेल्टा H एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा H के साथ। रूल नंबर 2, कोई भी सवाल आए सबसे पहले रिएक्शन को लिखो। कोई भी सवाल आए सबसे पहले रिएक्शन को लिखो, फिर अपने आप से पूछो कि फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं। फॉर्मूला केवल 3 जगह लगाना, बाकी जगह दिमाग लगाना। फॉर्मूला केवल 3 जगह लगाना, ये कहने का मतलब है फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, डाटा किसका दिया है उससे फॉर्म लगता है। फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, पूछा हो नहीं, फॉर्मेशन का डाटा दिया हो फॉर्मूला, कंबस्शन का डाटा दिया हो फॉर्मूला, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो फॉर्मूला, नहीं तो लगाना दिमाग। सर दिमाग लगाने का मतलब क्या होता है? दिमाग लगाने का मतलब होता है जो पूछा है वो रिएक्शन लिखो, जो दिया है वो रिएक्शन लिखो। कभी कभी सवाल में रिएक्शन दी होती है, रिएक्शन नहीं दी तो लिखो, और ये सोचो जो पूछा है जो दिया है कैसे बनाए, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा H के साथ रिएक्शन लिखना, रिएक्शन ऐड करना, रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करना, ये आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के साथ आप मॉड्यूल को सॉल्व करना, बनेगा। नहीं बनता तो मुझसे कॉल करके पूछते चलना, राइट। बच्चों मैंने आपको पहली बात बताई, दूसरी बात बताई, अब बताने जा रहा हूं तीसरी बात। तीसरी बात यह है, जितना आपके मॉड्यूल में है उससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल में ही फोकस करना है। यही थर्मोकेमिस्ट्री कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुई हमारी 3 बातें थर्मोकेमिस्ट्री की। 3 बातों में थर्मोकेमिस्ट्री समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क आप सबके सामने है स्क्रीन पर। आज के लेक्चर को सबसे पहले रिवाइज करेंगे। जो सवाल बच्चों से नहीं बनाते थे पहले वाला सवाल, उसको फिर से करना। illustration all, beginner box all, exercise 1 all, exercise 3 all, exercise 2 all, जिस सीक्वेंस में दिया है इसी सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस तोड़ना नहीं है। सीक्वेंस कुछ सोच के दिया जाता है, आप भी इसे फॉलो करें। कल बच्चा डाउट पूछ रहा था सर एक्सरसाइज 2 का सवाल बता दो, अरे लल्ला पहले 1 3 तो कर लो। अभी कहता है सर 2 का वो पहला सवाल नहीं बना, अरे आज बन जाएगा। जब आप ये सारा काम कर ले तो फिर क्या होगा, आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए आप डाउट मत पूछना। अगर डाउट पूछना है तो आप सबके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। जो बच्चा मुझसे डाउट पूछेगा मैं पहले उससे कहूंगा अपने शॉर्ट नोट्स की फोटो मुझे भेजो। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, एक एक फॉर्मूला लिखोगे, एक एक चीज लिखोगे, देखना आपसे चीजें आसान लगने लगेंगी, चीजें अपने आप बनने लगेंगी। सबसे पहले याद होना चाहिए। तो आपका सबसे पहला रूल है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, सारा होमवर्क अटेम्प्ट करोगे, डाउट आएंगे, डाउट पूछना है तो पूछने के पहले शॉर्ट नोट्स बनाओगे। जब शॉर्ट नोट सारे बन जाएंगे फिर आप मुझसे डाउट पूछोगे, देखना आधे सवाल तो ऐसे ही बन जाएंगे। 2 3 सवाल बचते हैं, जैसे एक्सरसाइज 3 का 9 सवाल बचेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। जब भी आप मॉड्यूल को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ई सॉल्यूशन ऐप का हेल्प ले, जैसे मैंने पहले कहा था, फिर कहता हूं कि हमारे पास डिस्कशन का अलग से टाइम अलॉटेड नहीं होता है। और हमें 12 दिसंबर तक, आपको बता दूं आपका जो पेपर है वो है 13 दिसंबर को, राइट। उसमें केमिकल काइनेटिक्स तक आ रहा है, तो अपने को तब तक काइनेटिक्स खत्म करना है। तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे बीओजी, दैट इज बिहेवियर ऑफ गैस, एक छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। कल हम बीओजी करेंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो वो भी जल्दी से हो जाता है, और फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो आप सभी लोग जितना होमवर्क दिया उसे करते रहें, एक एक सवाल को
टिक करना है, एक एक सवाल को करना है, यही आपका लक्ष्य रहे, यही आपका कोशिश रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों। आज की क्लास का हैंडआउट आपको लिंक पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं क्लास का हैंडआउट बना देता हूं, आप लोग अपना ब्रेक ले लें, जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं बच्चों। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से भी आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, और यही हैंडआउट आपको आपकी गिवन लिंक पे भी मिल जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स वाले फोल्डर में। ऑलराइट बच्चों, मैंने इसे अपलोड कर दिया है, लिंक पे भी, यहाँ पे भी आपको मैंने दे दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, बिना किसी झिझक के मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। प्रियांशु बेटा, मैंने बताया ना 13 दिसंबर को है आपको अगला पेपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।